हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने नरेशन के बारे में जाना था, क्या होता है नरेशन, नरेशन के टाइप के बारे में जाना था कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। और हमने ये भी जाना था कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन को जाना था और हमने उनका थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट स्पीच से संबंधित नियम। अभी इन चीजों को लिखने में वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाती, तो मैंने इसलिए पहले से इसको प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नियम लिखे हुए हैं जो डायरेक्ट स्पीच से संबंधित नियम है, तो मैं उनको समझा देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है कि वक्ता मतलब मैंने लास्ट में बताया था, वक्ता मतलब जो बात को बोलता है। स्पीकर जो होगा, स्पीकर जो कुछ भी बोलेगा, मतलब स्पीकर जो कोई बात बोल रहा है उसकी बातों को कहाँ लिखा जाता है, उसके कथन को कहाँ लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, जिसको डिनोट इस प्रकार से किया जाता है। मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो कुछ भी वक्ता बोलेगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पोर्शन था उस पोर्शन में आने वाला वर्ब क्या कहलाता था, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता था। तो उस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके तुरंत बाद तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का प्रयोग किया जाए। मतलब इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है कहां पर, डायरेक्ट स्पीच में। और जो इसका तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले वर्ड का पहला अक्षर, मतलब जब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो पहले जब पहला कॉमा लगाएंगे तो उसके अंदर जो पहला शब्द लिखा जाएगा, पहला वर्ड लिखा जाएगा, उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, उसको हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर्स में। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन गिवन होगा, डायरेक्ट नरेशन तो दिया ही होगा, बट क्लास 10th में यूजुअली पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है जहां पर हमको पंक्चुएट करने के लिए इन नियमों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये रहा डायरेक्ट स्पीच से संबंधित नियम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम। लेकिन पहले इस नियम से संबंधित कुछ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि he said to me, you are not a good boy, you are not a good बॉय। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, जैसा मैंने बताया तीनों नियम को फॉलो किया जा रहा है कि वक्ता के द्वारा कहे कथन, तो वक्ता क्या था, ही था, ही स्पीकर ही है, तो ही के द्वारा कहे गए बात को कहां लिखा गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। और मैंने दूसरा जो नियम लिखवाया कि वर्ब के ऑब्जेक्ट जो होगा, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है, मी मिल रहा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ठीक पहले क्या लगाया गया है, कॉमा का प्रयोग किया गया है। और जो तीसरा पॉइंट था, तीसरे पॉइंट में मैंने क्या बोला है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता था, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता था। तो उसका जो पहला अक्षर होता था, उस पहले अक्षर का पहला लेटर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल। तो यहाँ पर यू कैसे लिखा गया है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो आई थिंक अब ये बात समझ में आ गई होगी कि नियम क्या था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम क्या क्या हैं। तो इसके कुछ बेसिक नियम है। तो इसका जो सबसे पहला नियम, सबसे पहले नियम में यह कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है।
मतलब अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन कर रहे हैं तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस होगा वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा। अगर पास्ट में रहेगा तो उसको पास्ट में ही रहने देंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तो वो किस टेंस में रहेगा, इनडायरेक्ट नरेशन में, वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। ये रहा हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार क्या करते हैं, उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार टोल्ड, टेल, टेल्स, विल टेल, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, etc. में बदल देते हैं। तो इसका जो अगला नियम है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का, उसमें नियम यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार क्या करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये था, इसमें आया हुआ सेंटेंस ये है। अब ये जो सेंटेंस होगा जिस टाइप का होगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव, उसके अनुसार ही उसको टोल्ड, टेल्स, विल टेल, आस्क्ड, ऑर्डर्ड एक्सेट्रा, जो मतलब आगे और भी वर्ब हैं उनमें से किसी एक में बदल देते हैं। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करने वाला होगा रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस। ये बात तो क्लियर है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट का क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में थर्ड पॉइंट है कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देते हैं। मतलब कि यहां पर जो डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा आता है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते में क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यही कह रहा है पॉइंट नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या है, दोनों हिस्सों को उपयुक्त कंजक्शन, अब उपयुक्त कंजक्शन क्या क्या हो सकते हैं, दैट, टू, इफ, whether, who, whom, etc. से जोड़ लेते हैं। मतलब डायरेक्ट नरेशन में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच और इसके बाहर का ये जो पार्ट है, इस दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त कंजक्शन। अब उपयुक्त कंजक्शन क्या क्या हो सकते हैं,
वो दैट हो सकता है, टू हो सकता है, इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, हु, हुम, या फिर और भी हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उनमें से कोई यूज करते हैं। और ये भी डिसाइड करने वाला कौन होगा? रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस होगा। इन सब के बारे में हम लोग इन सब चीजों को सीखेंगे आगे की वीडियोज में। अभी हम लोग बेसिक्स पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा बेसिक मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए प्रॉपर तरीके से पूरे वीडियो देखिए। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको ये बेसिक नॉलेज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, ताकि और भी अधिक बच्चों को ये नॉलेज प्राप्त हो सके। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर ब्रैकेट में है पहला शब्द छोटे अक्षर से लिखते हैं। तो हमारा ये जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट में क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच से, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी तक तो हमने ऊपर जो पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच में कि रिपोर्टेड स्पीच का पहले अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द जो होगा वो क्या होगा? छोटे अक्षर में लिखा जाएगा। लेकिन कंडीशन एक है, अगर आई आ जाए या फिर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो जाए पहला अक्षर, तो वो तो कैपिटल होगा। बाकी इनको छोड़कर कोई भी शब्द आ जाए, उसका पहला अक्षर हमेशा कैसे लिखा जाएगा? छोटे अक्षर से लिखा जाएगा। तो ये रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने का नियम। तो मैं और कुछ नियम आपको चेंजेस बता देता हूँ। कुछ चेंजेस है, जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करने में हमको चेंज ऑफ प्रोनाउन सीखना होगा, चेंज ऑफ टेंस सीखना होगा, और हमको समीपता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन को सीखना होगा, जिसके लिए एक चार्ट बनाना होगा। अभी मैं वो चार्ट बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लॉस होगा, जिसके लिए मैंने वो चार्ट पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है। तो हमारा जो पहला चार्ट होगा वह चेंज ऑफ टेंस का चार्ट होगा, जो कि यहाँ पर है। आप इस चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको जरूर बना लीजिए, क्योंकि इसका यूज हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत ही ज्यादा करना होगा। तो जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में इसको समझाया तो क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ईएफ का प्रयोग हो जाए, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? हम उसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। इसी तरह से यदि डायरेक्ट स्पीच में डू या डज का प्रयोग हो जाए तो उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा? डिड में चेंज कर दिया जाएगा। सेम वे में इज एम आर आ जाए तो वो किस में जाएगा? वाज या वर्ब में चेंज हो जाएगा। हैज हैव होगा तो वो किस में जाएगा? हैड में जाएगा। तो सेम वे में ये सारे परिवर्तन हैं चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे वहां पर हमको इसका प्रयोग करना है। लेकिन कुछ जगहों पर ये चेंज ऑफ टेंस अप्लाई नहीं किया जाता है। वो कब नहीं करते हैं वो आगे की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी पर या फिर कहीं पर भी नोट करके बना लीजिए। तो इसके बाद हमारा जो अगला चेंज है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन का है। तो वो चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है? चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट भी मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, जो मैं यहाँ पर
दिखा रहा हूं आपको। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट हो गया। इस चेंज ऑफ प्रोनाउन के चार्ट में आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन के चार्ट में क्या दिया हुआ है, चेंज ऑफ प्रोनाउन के चार्ट में हमको 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आते हैं, आई आता है, वी आता है, जो किस केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी आता है, अस आता है। पॉसेसिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स होता है। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ होता है। और इसका जो नंबर होता है, जो आई का नंबर होता है वो सिंगुलर होता है, और इसका जो जेंडर होता है कॉमन होता है, अर्थात ये स्त्री या पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह जो हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में हमको ये सारे प्रोनाउन मिले हैं, यू है, नॉमिनेटिव केस में यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया। अब जो यू होता है वह दोनों ही नंबर्स में होता है, मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो जब यू सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ लिखा जाएगा, और जब यू प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और इसका मैंने जस्ट अभी बताया, इसका जो नंबर होता है, जिसका वचन होता है वो बोथ होता है, बोथ मतलब सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और इसका जो जेंडर होता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, इसका जो जेंडर होता है वो क्या होता है, वो कॉमन जेंडर होता है। वो क्या होता है, कॉमन जेंडर, मतलब यू का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के लिए किया जा सकता है। ये तो बात होगी सेकंड पर्सन की। आगे है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ये सारे प्रोनाउन आते हैं। इसमें ही क्या होता है, ही सिंगुलर होता है, मैस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं। सी क्या होता है, वो भी सिंगुलर होता है, लेकिन ये किसके लिए आता है, फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। इट क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है, लेकिन ये किसके लिए आता है, न्यूट्रल जेंडर मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो दे होता है वो प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन इसका जो जेंडर होता है वो कॉमन होता है, मतलब ये स्त्री या पुरुष दोनों को डिनोट करता है। इसमें और एक बात है, यदि हमारा जो नाउन होते हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं, जितने संज्ञा शब्द होते हैं, वो भी किस पर्सन में काउंट किए जाते हैं, वो भी काउंट किए जाते हैं थर्ड पर्सन में। तो आई थिंक ये चार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसका चेंज कैसे करेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, इसको मैं आपको आगे की वीडियो में इसको चेंज करना सिखाऊंगा, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया अगला चार्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो हमारा है ये चेंज इन वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस, अर्थात समय अथवा स्थिति में समीपता दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तन। तो अब ये क्या है, ये जितने भी शब्द हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द डायरेक्ट नरेशन में आ जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको इनसे संबंधित शब्द में चेंज कर देते। मतलब अगर दिस आया हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। नाउ का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। हियर का क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। सेम वे में ये सारे परिवर्तन हमको करने होंगे जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो इसका भी, इस चार्ट का भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप बना लीजिए। तो ये 3 तरह के चार्ट का प्रयोग हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में करना है। तो आज के वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग असर्टिव सेंटेंस को, मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा डायरेक्ट नरेशन में आया हुआ, उसको इनडायरेक्ट नरेशन बदलना सीखेंगे। तो आज की वीडियो को मैं एक साथ समाप्त करता हूं। थैंक यू।